गुड मॉर्निंग दृष्टि। सो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल वाला, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स। कल हमने मेजरली कर लिया था, बट आज हम लोग कुछ थ्योरिस्ट्स के नाम करेंगे जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है ये। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरह से डिवाइडेड है लिंग्विस्ट्स, पास्ट और कंटेम्प्रेरी, ठीक है। अब हमने कौन कौन से कर लिया, हम ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा आज, जो नहीं किए थे उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। सॉसियोर वाज डन, ठीक है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो लियोनार्ड लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 1887 से 1949, 1887, सॉसियोर 1857 थे। ये अमेरिकन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट थे और इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बिहेवियरिज्म, मॉर्फीन पे बात की है इन्होंने, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, फोनीम। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या है इनका, ठीक है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, डेट याद रखनी है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है, कहाँ आएंगे, 1887 से 1949। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लिंग्विस्ट थे ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड ही इज जनरली कंसिडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो, कभी कभी बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन structural linguistics. What was this? It was a school of thought that dominated the field from 1930s. ये अमेरिकन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है, 1930s से डोमिनेट हुआ until the rise of Chomsky. चॉम्स्की का जब तक जनरेटिव ग्रामर नहीं आया था तब तक ये टॉप पे था, और जनरेटिव ग्रामर कब आया, 1950s में, ठीक है। ब्लूमफील्ड का जो गोल था वो था कि मुझे लिंग्विस्टिक्स को टर्न करना है इनटू समथिंग रिगरस, इनटू एन ऑब्जेक्टिव साइंस, स्टीयरिंग इट अवे, कि कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई रोमांटिसिज्म नहीं है, इट इज अ प्रॉपर साइंस, ठीक है। तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें से सबसे पहले और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज, ठीक है। अब ब्लूमफील्ड जो थे ना, वो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड थे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी से, ठीक है। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया या इन्होंने आर्ग्यू किया दैट लैंग्वेज शुड बी स्टडीड प्योरली थ्रू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, द एक्चुअल स्पीच साउंड पीपल मेक, एंड जो भी विजिबल चीजें हैं आपके सामने, विजिबल कॉन्टेक्स्ट्स हैं जिनमें जो भी लोग हैं वो पर्टिकुलर साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने मेंटलिज्म को रिजेक्ट किया। व्हाट वाज मेंटलिज्म? rejected mentalism. ये क्या था? The idea that linguistics should study unobservable behavior. Unobservable thoughts को देखो, unobservable mental thoughts को देखो, mental states को देखो, या internal meanings को ढूंढो। तो ये था mentalism, और इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा मुझे ऑब्जर्व करना है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो देखना है।
तो ब्लूमफील्ड के लिए एक वर्ड का मतलब वो सिंपली द सिचुएशन इन विच द स्पीकर वाज प्रोड्यूसिंग इट एंड द रिस्पॉन्स इट गेट्स फ्रॉम द हियरर. ठीक है, ये पहला इनका इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा, स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिस्क्रिप्शन. अब ब्लूमफील्ड बिलीव करते थे कि हर एक लैंग्वेज जो है उसकी अपनी यूनिक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. ही आर्ग्यूड दैट linguists should descriptively map out a language exactly as it is spoken, rather than forcing it into grammatical rules of Latin or English. Don't do that. जो लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज की अपनी यूनिक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, फिर इन्होंने बात की इसी में फोनीम्स एंड मॉर्फीम्स की. सो इन्होंने फॉर्मलाइज किया इस प्रैक्टिस को ऑफ ब्रेकिंग लैंग्वेज डाउन इनटू स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. तो ये फोनीम और मॉर्फीम स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं साउंड के. तो इस चीज को इन्होंने फॉर्मलाइज किया, ये जो प्रैक्टिस था कि हमें छोटे छोटे यूनिट्स देखने हैं, फोनीम्स क्या हैं, मॉर्फीम्स क्या हैं. और इसी में दूसरा है इमीडिएट constituent analysis, जिसको हम ICA भी बोलते हैं. ठीक है, तो इन्होंने डेवलप किया एक सिस्टमैटिक वे एनालाइज करने के लिए सेंटेंसेस को. हाउ? बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, लेयर बाय लेयर. फॉर एग्जांपल, सेपरेटिंग अ सेंटेंस इनटू अ नाउन फ्रेज, फिर एक वर्ब फ्रेज, और फिर ब्रेक डाउन करना उसको इवन फर्दर. तो ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, कि कोई कुछ बोला गया है उसको डिवाइड कर दो बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में और फिर एनालाइज करो. इनका एक मॉन्यूमेंटल वर्क है, टेक्स्ट है, जो इसका नाम है लैंग्वेज. ठीक है, ये लिखा गया 1933 में. लैंग्वेज became the definitive Bible for a generation of American linguists. ब्लूमफील्डियंस भी कहते हैं इनको, क्योंकि ब्लूमफील्ड से लिया हुआ है. तो it set the standard also, for how Bloomfield, how field linguistics was conducted, especially in the documentation of indigenous Native American languages. ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे इनको और चॉम्स्की को, तो प्राइमरी फोकस की अगर हम बात करें तो ब्लूमफील्ड सरफेस स्ट्रक्चर पे इनका ध्यान था ना, स्पोकन डेटा. चॉम्स्की का अंडरलाइंग मेंटल सिस्टम्स पे उनका ध्यान था, इनेट रूल्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज का. अगर साइकोलॉजी का बात करें तो ब्लूमफील्ड बिहेवियरिस्ट थे, कि लैंग्वेज जो है वो एक हैबिट फॉर्मेशन है. और चॉम्स्की क्या कहते थे? कॉग्निटिविज्म, कि लैंग्वेज इनेट है, अंदर से कुछ बायोलॉजी है कि हम सिर्फ बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता. और अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो ब्लूमफील्ड डिस्क्रिप्टिव, इंडक्टिव एनालिसिस ऑफ फील्ड नोट्स एंड रिकॉर्डेड स्पीच, ही वुड डू दैट. और चॉम्स्की डिडक्टिव, he would deduce it. Theoretical modeling of universal grammar rules he would do. So that is about Bloomfield. Leonard Bloomfield. ये थे ब्लूमफील्ड, इनके वर्क्स. यहाँ नहीं, इन्होंने संस्कृत स्टडीज भी की है. ठीक है, याद रखना. तो फिर अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग वाज लीडिंग इंडो
Europeanists in Germany in 1913 and 14, Bloomfield studied Sanskrit grammatical traditions जो पाणिनि से originate होते हैं, who lived in northwestern India during the 5th or 4th century BC. पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्याय, जिस which is मतलब he is like one of the first linguists जो इंडिया का था, पूरे वर्ल्ड में ही हम कहते हैं फर्स्ट लिंग्विस्ट्स पाणिनि। अष्टाध्याय उन्होंने लिखा है, संस्कृत का ग्रामर के ऊपर इन्होंने पूरा किताब लिखा है। तो पाणिनि का ग्रामर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सट्रीम thoroughness and explicitness in accounting for Sanskrit linguistic forms. Bloomfield notes, my models are Panini and the kind of work done in Indo-European by my teacher, Professor somebody. तो ये है लैंग्वेज 1933, और एक और लिखा था इन्होंने 14 में, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पहला, heavily influenced by Wilhelm Wundt's mentalist psychology before his shift to strict behaviorism. बाकी ये है सब, ठीक है। How to distinguish between this B.F. Skinner and Bloomfield as both have, हाँ तो दोनों की होती हैं, फिर क्या हो गया, दोनों समझते थे कि बहुत सारे हैं एक्चुअली बिहेवियरिस्ट्स, इनको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट लिंग्विस्ट्स कहते हैं, जो स्किनर ने भी बात की है, ब्लूमफील्ड ने भी की है। जैसे linguists, ये देखो B.F. स्किनर आ गए, the most influential radical behaviorist to tackle language. इनका major text था author of verbal behavior, है ना, argued that speech is not a unique mental faculty but an operant behavior है, shaped by environment, reinforcement, stimulus and rewards. इनके अलावा चार्ल्स फ्राइज हैं, ये भी अमेरिकन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट थे, वो अप्लाइड ब्लूमफील्डियन बिहेवियरिज्म डायरेक्टली टू क्लासरूम लर्निंग, तो इन्होंने स्ट्रक्चरल अप्रोच डेवलप किया। रॉबर्ट लैडो हैं, पायनियर इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड अ स्टूडेंट ऑफ चार्ल्स फ्राइज, इनके स्टूडेंट थे, ऑथर ऑफ लिंग्विस्टिक्स अक्रॉस कल्चर्स। इन्होंने डेवलप किया कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। जॉन बी वॉटसन है, द ऑफिशियल फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म एंड अदर्स। इस तरह से बिहेवियरिस्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। Sometimes there's a confusion in the question whether it is matter of behaviorism, that is your keypad is acting out again. या फिर मेरा जो है ना, I'll just click a picture and I'll send it to you. I don't know, it changes things. You've written B.F. Skinner na, and if I'm clicking on it, it is showing me behaviorism की बात है यानी B.F. Skinner है, like that. If I'm moving away my cursor, I'll show you what it shows me. Acha, did you solve that paper yesterday's? आपको पता है उसमें बच्चों के 240 250 नंबर तक आ रहे हैं। How much did you guys score if you have already taken that, if you have solved that paper? देख लेना, ठीक है, एक बार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेम इज एडवर्ड सेपियर एंड वुल्फ, ठीक है, इनकी बात करेंगे।
दोनों की साथ में बात करते हैं जनरली, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो है एक मेन, वो साथ में है। एडवर्ड सेपियर एंड ली वुल्फ are the dual minds behind one of the most fascinating, बहुत fascinating actually है और fiercely debated concept है। लोग इसको लोगों ने negate भी किया है। उसको हम कहते हैं क्या? The Sapir Whorf hypothesis। ठीक है? also known as also known as what? Linguistic relativity। याद रखना इसका नाम। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, ये जो आइडिया है, इट्स बहुत सिंपल आइडिया है लेकिन बहुत प्रोफाउंड आइडिया है कि जिस तरह की लैंग्वेज आप बोलते हो वो शेप करता है आपके थॉट्स को, कि आप किस तरह से वर्ल्ड को परसीव कर रहे हो। आपको क्या लगता है, सही बात है कि गलत है? आई डू इट टुडे बिकॉज अमेरिकन वाज, अच्छा ठीक है। इट डिड चेंज द होल मीनिंग, वही तो कल भी मुझे लग रहा है वही हुआ था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन। तो आई थिंक यू डिड नॉट राइट दैट और इट वाज जस्ट शोइंग मी। एनीवे, दृष्टि कहाँ गई? क्या पूछ रही थी मैं? हाँ, आपको लगता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस को डिटर्मिन करता है कि हम लोग कैसे वर्ल्ड को देखते हैं? बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं इसमें, जैसे हमारी वोकैब्युलरी सबकी अलग-अलग है ना? हर एक लैंग्वेज की। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स। हाँ, कहा ज़्यादा। येस, करेक्ट। It wasn't a difficult paper, that's what I'm saying. People have scored a lot of marks. तो जैसे हमारी लैंग्वेज है, हम लोग कहते हैं ना रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, बट वी कांट रियली फाइंड वन वर्ड फॉर इट। व्हाट वुड बी वन वर्ड इफ यू टू से रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना? बट अगर मैंड्रिन में देखें, चाइनीज में देखें, तो आपको वर्ड मिलेगा प्रॉपर इसके लिए। तो हमारी जो लैंग्वेज है, समहाउ इट डज चेंज हाउ वी थिंक एंड हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। अब कलर्स की बात करते हैं, जैसे women who यूज लिप शेड्स अ लॉट, उनको अलग 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 कलर्स का आइडिया होता है, ये plum red, cherry red, etc., etc. But the boys will have, I mean, they will not be able to think in that manner. Yeah, that's what I said. Easy था. Hmm. So ये इनका थ्योरी है, वुर्फ सेपियर वुर्फ हाइपोथेसिस यही है कि the language you speak shapes the way you think and perceive the world. So जहाँ पे हमने देखा कि Bloomfield was trying to, strip linguistics of the mind to focus on the external behavior, Sapir-Whorf went entirely in the opposite direction, exploring the deep connection between grammar, vocabulary and consciousness. उन्होंने तीनों को कनेक्ट कर दिया। आपको पता है इंटरेस्टिंगली, ये जो दो हैं, नाम हम दोनों का साथ लेते हैं, दे नेवर एक्चुअली पब्लिश्ड अ फॉर्मल हाइपोथेसिस टुगेदर। इन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। इनके स्टूडेंट थे वुर्फ इनके। अगर सेपियर की बात करें, 1884 से 1939, put him in chronology, he was a brilliant anthropologist and a linguist। और ये स्टूडेंट थे, अब आपने नाम सुना होगा इनका, फ्रांस बोआस के। इनके स्टूडेंट थे ये। इन्होंने नोटिस किया
कि लैंग्वेजेस क्लासिफाई करती हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डिफरेंटली. सो ही मॉडरेटली सजेस्टेड, बहुत मॉडरेटली इन्होंने सजेस्ट किया था कि लैंग्वेज एक्ट्स एज अ गाइड टू सोशल रियलिटी. दूसरी तरफ थे वुल्फ, बेंजामिन ली वुल्फ, 1897 से 1941. ये एक्चुअली एक केमिकल इंजीनियर थे और फायर प्रिवेंशन इंस्पेक्टर थे who took classes under Sapir. He was a student of Sapir at Yale. तो वुल्फ टुक सेपियर्स आइडियाज कि वो क्या क्या कह रहे हैं मच फर्दर. इन्होंने लैंग्वेजेस को स्टडी करना शुरू किया. लाइक इन्होंने जैसे होपी लैंग्वेज थी उसको स्टडी किया, आर्ग्यूइंग दैट द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है रेडिकली ऑल्टर अ स्पीकर्स वर्ल्ड व्यू. तो फिर जाके जो दो वर्जन्स हैं ऑफ हाइपोथेसिस वो आए. तो लिंग्विस्ट्स जनरली ब्रेक द सेपियर वुल्फ हाइपोथेसिस डाउन इनटू टू डिस्टिंक्ट वर्जन्स. पहला वर्जन है linguistic determinism, which is the strong version. Okay, now this version argues कि जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करती है थॉट्स को. अगर आपकी लैंग्वेज में कोई कमी है, इट लैक्स अ वर्ड, जैसे मैंने आपको कहा रिस्पेक्ट द एल्डर्स का कोई वर्ड नहीं है, या फिर कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए इट्स लैकिंग इन दैट, यू आर कंप्लीटली अनेबल टू थिंक अबाउट इट. आप सोच ही नहीं सकते. एक और एग्जांपल देती हूँ. ऑल्दो नॉर्थ इंडिया और सर्दर्न इंडिया, अब नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में कोकोनट का यूज उतना नहीं होता, राइट. हम लोग कोकोनट जैसे सर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा है, खाने में आप कोकोनट का ऑयल यूज करेंगे. अदरवाइज ऑल्सो कोकोनट प्लेज अ बिग बिग रोल इन देयर लाइव्स. सो अगर हम स्टडी करें हाउ वी परसीव, जब हम कोकोनट का वर्ड बोलते हैं तो वो उनके दिमाग में वो कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचेंगे नॉर्दर्न स्टेट्स वाले लोग, इट विल बी वेरी डिफरेंट. वैसी कलर्स को लेके आपका परसेप्शन क्या होगा, वेरी डिफरेंट. अगर कोई है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसका वर्ड ही नहीं है कोई, तो आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचोगे. जैसे हिंदी में हम कहते हैं आप, तुम, तू. इंग्लिश में नहीं है, यू. वी सिंपली से यू टू एवरीबॉडी, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है. कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिखाने का कि बेटा इनको आप बोलो, इनको तू मत बोलो. तो इसका वर्डिक्ट क्या है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का? Modern linguists has almost entirely rejected this version. For example, even if a language doesn't have a specific word for the back of the knee, क्या बोलोगे आप back of the knee को? Its speakers can still physically feel that body part and understand what it is when it's pointed out. So linguists ने reject कर दिया है. इसी का दूसरा पार्ट है linguistic relativity, which is the weak version. Now, this version argues that language influences thought. दूसरा क्या कह रहा था कि language determines thought, और ये क्या कह रहा है language influences thought. Your language provides habitual grooves for your mind, making it easier or more natural to categorize and remember certain things over others. इसका क्या verdict आया? Modern cognitive science has found significant evidence supporting this version, particularly in how we process color, जैसे मैंने आपको कहा, space and time. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वुल्फ ने
जैसे मैंने आपको कहा, इन्होंने होपी लैंग्वेज को स्टडी किया था, तो वुल्फ ने फेमसली यूज किया होपी लैंग्वेज को टू आर्ग्यू हिज दिस पॉइंट. ही क्लेम दैट बिकॉज होपी ग्रामर डजंट ट्रीट टाइम एज अ सीरीज ऑफ काउंटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग कहते हैं ना 3 days, 2 days. होपी लैंग्वेज में ऐसे नहीं है. होपी स्पीकर्स व्यू टाइम एज अ स्मूथ कंटिन्यूस प्रोसेस rather than a resource that can be wasted. कोई रिसोर्स नहीं है टाइम, जैसे हम कहते हैं ना वक्त मत बर्बाद करो. होपी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है. अ, इसीलिए उनके लिए टाइम का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है. सो वाइल सम ऑफ वुल्फ्स ओरिजिनल क्लेम्स were slightly exaggerated, modern experiments have proven that language does nudge our brains in specific ways. कलर परसेप्शन की बात फिर करें अगर इंग्लिश में, हम देखते हैं ब्लू फॉर बोथ लाइट ब्लू एंड डार्क शेड्स. हम लोग ब्लू ही कहते हैं सबको, है ना. लेकिन रशियंस अगर हम देखें तो रशिया में दे हैव टू इंटायरली मैंडेटरी सेपरेट वर्ड्स फॉर इट. लाइट ब्लू के लिए दे से गोलू बॉय, और डार्क ब्लू के लिए दे हैव अ सेपरेट वर्ड सिने. उनका परसेप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा. द ब्रेन स्कैन शोज कि रशियन स्पीकर्स का जो ब्रेन है वो फिजिकली रजिस्टर करता है द शिफ्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क ब्लू फास्टर than English speakers because their language forces them to make this distinction constantly. स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात करें तो एक ऑस्ट्रेलियन जो नेटिव्स थे उनको क्या कहते हैं, एबोरिजिनल्स. तो एबोरिजिनल एक लैंग्वेज में दे डोंट यूज वर्ड्स लाइक लेफ्ट और राइट. वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग कार्डिनल डायरेक्शंस यूज करते हैं. गो नॉर्थ, गो साउथ, गो ईस्ट, गो वेस्ट. अब अगर आप हिमाचल वाली साइड आओगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ चले जाना. आगे जाओगे ना वहां से ऊपर की तरफ चले चले जाना, नीचे की तरफ चले जाना. तो इस तरह से बात करते हैं. तो अ स्पीकर वुडंट से देयर इज अ फ्लाई ऑन योर लेफ्ट लेग, ऐसा नहीं बोलेंगे वो लोग उस लैंग्वेज में. वो लोग पता क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे देयर इज अ फ्लाई ऑन योर साउथ वेस्ट लेग. So as a result, they have an incredibly accurate internal compass. उनके लिए कितना एक्यूरेट है कि नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट कहाँ है. हमें 2 मिनट, मुझे तो 2 मिनट सोचना पड़ता है. अच्छा सन यहाँ जा रहा है, अच्छा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है. रोज करना पड़ता है. तो उनके लिए वो दिमाग में कितना तेज है. तो ये है एडवर्ड सेपियर और वुल्फ की हाइपोथेसिस. ठीक है. हाँ. एम आई नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? इज इट? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत जोर से बोल रही हूँ. बिल्कुल भी नहीं. मैं बहुत क्लोज हूँ, देखो कितनी क्लोज हूँ. मे बी देयर इज सम इशू. हम्म. यस. कुछ इशू है आई थिंक. मैं बोल रही हूँ तो वो मैं साउंड सिस्टम देख रही हूँ, उसमें कम आवाज जा रही है. लेट मी चेक वंस. हम्म. नाउ.
पुट वॉल्यूम, पता नहीं यार, मेरे लैपटॉप से तो ठीक आ रही है। चलो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हो गए, सेपियर हो गए, वुल्फ हो गए, रोमन जेकब्सन हमने कर लिए थे। इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, टाइम देखा भी था। जे आर फर्थ, विल जस्ट हैव अ लुक हियर। जे आर फर्थ, तो इंग्लिश लैंग्वेज 1890 से 1960 इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया लिंग्विस्टिक्स को एज एन ऑटोनॉमस एकेडमिक डिसिप्लिन इन ग्रेट ब्रिटेन, as the leader of London School of Linguistics and the first ever professor of general linguistics in the UK, appointed at the University of London. He famously rejected both American behaviorism and rigid structuralism. लो जी, इन्होंने कहा मुझे दोनों ही नहीं चाहिए. Instead, he pioneered an ethnographic, highly social approach to language. So he adapted from anthropologist Bronislaw Malinowski. Firth argued that language is a mode of action rather than a purely mental system. He insisted that utterance cannot be understood without analyzing the participants, their non-verbal behaviors, and the cultural setting. तो इन्होंने ये किया, इन्होंने आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज जो है वो एक मोड ऑफ एक्शन है, कोई सिर्फ मेंटल सिस्टम नहीं है। तो अटरेंस जब हो रही है, उसको आप नहीं समझ सकते विदाउट एनालाइजिंग कि उसमें पार्टिसिपेंट कौन है, और उनके नॉन वर्बल बिहेवियर्स भी देखने पड़ेंगे, कल्चरल सेटिंग भी देखनी पड़ेगी। इनका एफरिज्म है, यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। ये इनके वर्क्स हैं। इनके हैलिडे तो, और आपने नाम सुना है, ये इनके स्टूडेंट थे हैलिडे, SFL वाले। नेक्स्ट है CS पियर्स। CS पियर्स को हमने लिंग्विस्टिक्स में उसमें थ्योरी में किया है बहुत अच्छे से। CS पियर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सॉसियोर का स्ट्रक्चरलिज्म से लिया और एंथ्रोपोलॉजी में डाला, तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने क्रिएट किया। इनके की कॉन्सेप्ट्स ये हैं, कल भी हमने इनकी बात की थी, ये कि सिग्निफायर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पार्शियल रिलेशन है और फिर डायरेक्ट रिलेशन है, तो यही उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। HP ग्राइस को हमने कर लिया था ना कल, वी डिड HP ग्राइस। हाँ, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, फिर उनके मैक्सिम्स हमने देखे थे, क्वालिटी क्वांटिटी वाले, और इम्प्लीकेचर हमने देखा था। इनका वर्क है लॉजिक एंड कॉन्वर्सेशन। JL ऑस्टिन को भी हमने कर लिया था, स्पीच एक्ट थ्योरी, परफॉर्मेटिव्स, कॉन्सिटिव्स, लोक्यूशन, इलोक्यूशन, परलोक्यूशन एक्ट्स, और इनका वर्क हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। निकोलाई ट्रूबेट्स्कॉय, क्या स्पेलिंग है? अब ये जो थे, ये रशियन लिंग्विस्ट थे,
इन्होंने को फाउंड किया था प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स को, functioning as the perfect intellectual counterpart to his close friend Jacobson. Trubetskoy transitioned structuralism into the realm of phonology. इन्होंने रेवोल्यूशनलाइज किया कि किस तरह से मॉडर्न साइंस देखते हैं स्पीच पैटर्न्स को बिफोर हिज लाइफ वाज ट्रेजिकली कट शॉर्ट बाय गेस्टापो persecution in occupied Austria. तो इनका ये भी देख लो 1890 से 1938, दैट्स इट. फोनीम रीडिफाइंड, इन्होंने सॉसियर की थ्योरीज को लिया, उसको रीडिफाइन किया फोनीम के फंक्शन, फोनीम को फंक्शनली रादर देन फिजिकली. He proved it is the smallest distinctive unit of sound that changes a word's meaning. Obviously, जैसे बैट है, ब को चेंज कर लो तो प डाल दो, पैट बन जाएगा, कैट बन जाएगा. It changes the word's meaning. With distinctive features, he broke down phonemes into isolated phonetic properties जैसे voiced, voiceless, nasal, oral. ये पूरा phonetics में आएगा आपका. This allowed linguists to analyze speech sounds using mathematical binary oppositions. Just go through. बस बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. चलिए, चॉम्स्की हो गए हैं. अब आते हैं MA पे. हैलिडे की अगर मैं बात करूं, तो इनका है 1925 से 2018. ठीक है. पहले ब्रिटिश बॉर्न लिंग्विस्ट ये, जिन्होंने फंडामेंटली चेंज कर दिया हाउ वी लुक एट ग्रामर. अब ब्लूमफील्ड ने देखा था लैंग्वेज को एज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर, सेपियर वुल्फ ने देखा था एज मेंटल लेंस, हैलिडे ने देखा लैंग्वेज को एज अ सोशल टूल. He is the founding father of SFL, सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स. इनका जो कोर बिलीव था ना, इट वाज दैट लैंग्वेज जो है वो अपने ऐसे, इट डिडंट इवॉल्व टू फॉलो एब्स्ट्रैक्ट रूल्स इन आवर हेड्स. वो इवॉल्व हुई है टू हेल्प अस गेट थिंग्स डन इन सोसाइटी. जैसे जैसे सोसाइटी में चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती गई, हमें कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना था या किसी चीज़ पे बात करनी थी, तो लैंग्वेज अपने आप इवॉल्व होती गई. तो हैलिडे के लिए ग्रामर इज अ मीनिंग मेकिंग रिसोर्स. या हमें कोई चीज बोलनी है, मीनिंग क्रिएट करना है, इट्स अ रिसोर्स फॉर दैट. इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है, 3 मेटा फंक्शंस हैं. तो हैलिडे ने आर्ग्यू किया दैट हर टाइम जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, हमारा जो लैंग्वेज है, इट इज साइमल्टेनियसली डूइंग 3 डिस्टिंक्ट जॉब्स एट द सेम टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम, जब आप बोल रहे हो, जब आप लिख रहे हो. और उनको इन्होंने कहा मेटा फंक्शंस. ठीक है.
अब क्या है ये? पहला है आइडिएशनल मेटा फंक्शन। ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंस। दिस इज हाउ वी यूज लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड। जब भी आपने दुनिया की बात करनी है, वर्ल्ड की बात करनी है, जो लैंग्वेज आप यूज करोगे, आइडिएशनल मेटा फंक्शन। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो किसी को, या फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो किसी के साथ, वो आता है आइडिएशनल फंक्शन के अंदर। जैसे कि अगर आप किसी के आंसर, किसी के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, जैसे व्हाट इज हैपनिंग, हु इज डूइंग दैट, हु इज डूइंग व्हाट टू whom, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर होते हैं। दूसरा है इंटरपर्सनल मेटा फंक्शन, जिसको हम इनैक्टिंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। इनैक्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज लैंग्वेज टू एस्टैब्लिश सोशल बॉन्ड्स। अपना एटीट्यूड्स एक्सप्रेस करने हमारे, या पीपल को नज करना इनटू एक्शन, या रोल्स अज्यूम करने। तो ये क्या आंसर करेगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर? फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग वर्सेस पोलाइटली आस्किंग। ये इंटरपर्सनल, आप कैसे सोशल बॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हो। और तीसरा है द टेक्सचुअल मेटा फंक्शन। टेक्सचुअल मेटा फंक्शन, creating coherence. This is the internal glue of language. It's how we organize our words and sentences. अपने दिमाग के अंदर आप कैसे organize कर रहे हो words को, sentences को, ताकि वो logically बाहर निकलें और sense बनाएं, as a connected message rather than a random list of words. तो textual meta function. ठीक है, ये 3 मेटा फंक्शंस हैं। इन्होंने कहा जैसे जैसे आप बोल रहे हो, जैसे जैसे आप लिख रहे हो, ये साथ में काम करते हैं। हैलिडे ने फेमसली डिस्क्राइब किया लैंग्वेज को एज सोशल सेमियोटिक। ठीक है, व्हाट इज दिस सोशल सेमियोटिक? दिस इज अ सिस्टम ऑफ साइंस यूज्ड फॉर कल्चरल मीनिंग। इन्होंने लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया एज सोशल सेमियोटिक। अलग अलग साइंस हैं उसमें जो cultural meaning के लिए यूज हो रही हैं। So he argued that you cannot separate a sentence from the context in which it was uttered. कि मैं कहीं किसी मीटिंग में गई हूँ, स्कूल की मीटिंग में, वहां पे मैंने क्या बोला, वहां पे मैंने जो बोला उसको आपको देखना पड़ेगा इस तरह से कि वो स्कूल की सेटिंग में बोला गया था। To map this out, he introduced 3 elements that dictate how we alter our register. हम अपना कैसे स्पीच को चेंज करते हैं, हमारे बोलने के तरीके को। इन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए। पहला, फील्ड। फील्ड, what is being talked about, the social action taking place. For example, a medical diagnosis versus a football match discussion. दूसरा, tenor. Who is taking part? ये क्या था? What is being talked about? ये क्या है? Who? Who is taking part? The relationship between people. For example, talking to your doctor versus yelling at a referee. ठीक है, और तीसरा है मोड।
This is how the language is being delivered, the channel of communication. जैसे कि एक written legal text है या फिर एक spoken casual phone call है, that is the mode of how you are conveying whatever you are conveying. Okay. अब 1975 में ना हैलिडे ने पब्लिश किया एक लैंडमार्क स्टडी. उसको नाम दिया है लर्निंग हाउ टू मीन. Learning how to mean. 1975 में, ठीक है. अब दिस इज बेस्ड ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज ओन इन्फेंट सन. इनका बेटा था नाइगेल. उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने लिखा, ही प्रूव्ड दैट बिफोर बेबीज इवन लर्न रियल वर्ड्स, वो लोग एक इंटेंशनल, एक फंक्शनल प्रोटो लैंग्वेज सिस्टम डेवलप करते हैं ऑफ जेस्चर्स, ऑफ साउंड. जैसे कि हमने कोरा पढ़ा है वैसे. अब इन्होंने यहाँ पे 7 डिस्टिंक्ट फंक्शंस हमें दिए दैट लैंग्वेज सर्व्स फॉर अ डेवलपिंग चाइल्ड. पहला, इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है, जैसे कि आई वॉन्ट, यूजिंग लैंग्वेज टू सेटिस्फाई मटीरियल नीड्स. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जैसे बच्चे करते हैं. दूसरा, रेगुलेटरी, जिसमें डू एज आई टेल यू, रेगुलेट करना ना बिहेवियर को, कंट्रोल करना बिहेवियर को दूसरों के. बच्चे भी डिक्टेटर्स होते हैं. इंटरैक्शनल, मी एंड यू, हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, गेटिंग अलोंग विद ईच अदर, सोशल बॉन्डिंग करना. फोर्थ है पर्सनल, हियर आई कम, एक्सप्रेसिंग समथिंग विच इज अबाउट यू, पर्सनल. फिफ्थ है ह्यूरिस्टिक, टेल मी वाई, एक्सप्लोर करना, ढूंढना, लर्न करना अबाउट द इन्वायरमेंट. Imaginative, let's pretend, creating a fantasy world. प्रिटेंड करना मैं शॉपकीपर हूँ, प्रिटेंड करना मैं बाइकर हूँ, इस तरह का चीज है. इंफॉर्मेटिव, I've got something to tell you. ना, कम्युनिकेटिंग न्यू डेटा, पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं. So Halliday's work is, it's a backbone of modern critical discourse analysis, analyzing how power and ideology are hidden in text. Okay. There's a issue with connection. मुझे ऐसा आ रहा है, your connection is unstable. Please wait while we try to connect you. Okay. ठीक है, यहाँ तक समझ गया आगे सबको? Clear everyone? ओके ओके, हाँ ठीक है. तो हैलिडे तक हो गया. अभी यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है. एक सेकेंड. ये रोज आजकल पता नहीं क्या हो रहा है. हैलिडे,
अभी हमने लेबॉफ करेंगे, डेलहाइम्स करेंगे, इनको आपने कर लेना है अपने आप, होमवर्क में दे रही हूँ। जॉन लियोन्स, जॉन सर्ल हमने कर लिया कल। अब आते हैं कोई माइनर लिंग्विस्ट्स ऑफ द पास्ट करने हैं जो, वो मैं बता रही हूँ। ऑटो जेस्पर्सन करने हैं, हेनरी स्वीट मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, डैनियल जोन्स होमवर्क दे रही हूँ। फिर आते हैं माइनर लिंग्विस्ट्स कंटेम्पररी, होमवर्क दे रही हूँ। आपने इनका जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। इन्होंने क्या कोई नया सिस्टम, जैसे ये है कार्डिनल वावल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, तो कौन थे जिन्होंने डेवलप किया? डैनियल जोन्स। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर आप हम कहते हैं कि यार ये नाम तो हमने कभी देखा नहीं है, तो ये आपने देखने हैं नाम, ठीक है। बाकी आई थिंक एक और क्लास लगेगी अभी, एक और करेंगे, ठीक है। होमवर्क दे रही हूँ। चलो जितने हो पाएंगे उतने करना, बाकी फिर हम क्लास में करेंगे, ठीक है। सी यू, बाय बाय।